ओके। हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म पावर ऑफ एजुकेशन। हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होगे, तंदुरुस्त होगे और ठंड से बचे होगे और पेपर की अच्छे से तैयारी कर रही होगे। चलो, जैसे कि आपको पता ही है कि हम इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सो आज हमारी क्लास फोर्थ है और जिसमें हम करेंगे, हम लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट कर ली है सारी की सारी जो आती है। हर बार क्वेश्चन आता है हमारा, लिटरेरी टर्म्स आपसे पूछी जाती है, कोई एक लिटरेरी टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है बाय नेम। एक मिनट, तो वो आपको मैंने करवा दी है। तो आज आप करेंगे स्टार्ट हमारी यूनिट सेकंड, सॉरी यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या होगा, हम अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू द एज एंड द मूवमेंट्स। कहने का मतलब जो हमारी मूवमेंट्स हुई थी, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल जिसने लिटरेरी टर्म्स करनी है भाई, अच्छे से क्लासेस लग चुकी है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में देख ले। ठीक है, उसमें आता है क्वेश्चन, हर बार आता है। चलो आज करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू द एज एंड द मूवमेंट्स। क्या कहने का मतलब, जो हिस्टोरिकल हमारी मूवमेंट्स हुई थी उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, इसमें सो पहला ही हमारा इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज की रिवोल्यूट करना, किसी चीज को बनाना। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रियल, जो हमारी औद्योगिक, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होगी, है ना, जैसे मान लो कंपनीज खोलना, फैक्ट्रीज बनाना, ये सब कुछ ये होता है हमारे इंडस्ट्रियल चीजें होती है। और ये इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुई थी, जो ये चीजें बनी थी, ये क्रांति जिसको कहेंगे, रिवोल्यूशन मतलब जो क्रांति थी, एकदम से किसी चीज की लहर आ जाना या किसी चीज का ज्यादा बहाव होना, किसी चीज का ज्यादा होना अगेन एंड अगेन, वो होती है। ठीक है, रिवोल्यूशन। तो इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बताया कि क्या इफेक्ट पड़े थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति के क्या इफेक्ट पड़े। देखो, औद्योगिक क्रांति नाम से समझ में आ गई होगी कि इसमें करना क्या है ना। तो ये जिसने एसएसटी अच्छे से पढ़ी होगी, एसएसटी जैसे मान लो एट्थ नाइन्थ टेंथ की एसएसटी, जिसने टेंथ की एसएसटी अच्छे से पढ़ी है ना, उसको अच्छे से ये चीज आती होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। चलो टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। पहला ये है हमारा द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेट फुट इन इंग्लैंड। मतलब कि औद्योगिक क्रांति जिसने पहले, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इंग्लैंड में अपनी जड़ें जमाई थी। समय के साथ कृषि की भी प्रक्रिया चलती रही थी। मतलब देखो इंडस्ट्रियल, देखो इंडस्ट्री तभी चलेगी, जो हमारी ये कंपनी वगैरह तभी चलेगी ना जब किसी चीज की खेती होगी। अगर कोई चीज, अगर मान लो हमारी किसी चीज की खेती होगी ही नहीं तो तुम इंडस्ट्री कैसे तैयार करोगे। मान लो गन्ना ही नहीं होगा तो तुम चीनी कैसे लोगे, गुड़ कैसे बनाओगे। वो इसी तरीके से, इसलिए इसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने एक चीज जरूर अच्छी की थी कि जो हमारी कृषि थी वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगी और बहुत अच्छे से होने के लिए। अच्छा, क्या खाद वगैरह बनी तो थोड़ा नुकसान तो हुआ, बात है। बट कहने का मतलब जो हमारी इंडस्ट्रियल थिंग्स थी, जो हमारी इंडस्ट्रियल थिंग्स थी वो जो थी वो बहुत ज्यादा बेटर हो गई। भाई मैं भूल गई थी लाइटिंग ऑन करना, सॉरी फॉर दैट। जो जो इंडस्ट्रियल थी उन्होंने क्या किया, कृषि पे बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अपन करते हैं फार्म इम्प्लांट्स वर मैन्युफैक्चरर्स व्हिच रिवोल्यूशनाइज्ड द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर नेमली टेलिंग, स्लोइंग, इरिगेटिंग एंड ड्रिपिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियल जो तकनीकी आई थी, औद्योगिक क्रांति जो आई थी हमारी, उससे क्या हुआ, कृषि को अलग अलग तरीकों से करने का एक मेथड उन्होंने बनाया, नया मेथड। जैसे मान लो अब देखो, पहले कृषि अलग तरीके से होती थी, पहले सादे सुधे से तरीके से होती थी कृषि, जो पिछले 18वीं शताब्दी से पहले की बात करें, 18th सेंचुरी से पहले की बात करें तो। लेकिन अब क्या हो गया, अब देखो न्यू जनरेशन, न्यू तरीके आने लग गए हैं। अब खादें भी आ गई है नई नई, सिंचाई के अलग अलग तरीके आ गए, रीपिंग अलग अलग लग गया है, उनकी कटिंग अलग अलग होने तरीके से होने लगी है, मशीनों से कटिंग, पहले हाथों से होती थी। तो तेजी से देखो, इंडस्ट्री में क्या होता है, तेजी से काम करना होता है, तो हमें तेजी से ही हमें कटिंग करनी होगी उनकी फसलों की। तो उन्होंने अलग अलग, जगह आप ना संद सप्पे बनाते थे अलाड डड, कहने का मतलब कि अलग अलग साधन बना दिए थे ताकि जल्दी से जल्दी कृषि हो और हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें फसलें मिले और हम अच्छे से इंडस्ट्री चला सके। औद्योगिक क्रांति ने ये चीज लाई थी। ठीक है, सो खेतों के ऐसे औजारों ने कृषि के तरीकों में क्रांति लाने में योगदान दिया, जैसे सिंचाई, जुताई, बुआई और कटाई। इसको इंग्लिश में लिखेंगे farm implants were manufacturing which revolutionized the methods of agriculture namely tilling, sowing, irrigating and reaping। ठीक है, चलो पहले मैं आपको ना हिंदी बता दूं, मुझे लगता है शायद आप नॉन ज्यादा इतने नहीं हो, तो आपको इसलिए मैंने ना लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखो, एक पैरा इंग्लिश में एक पैरा हिंदी में तो अच्छे से नहीं समझ आता, इसलिए एक लाइन हिंदी में एक लाइन इंग्लिश में करवा दी ताकि बेटर तरीके से बच्चे समझ सके। ठीक है,
So vast unknown of social changes were brought about by these revolutions and England soon became an exporting country. So क्या हुआ, इतने ज्यादा चेंजेस होने की वजह से सोशल और सामाजिक परिवर्तन बड़े पैमाने पे, विशाल पैमाने पे जिसको कहेंगे आप, ऑल दो वास्ट, वास्ट कह सकते हो, वाइल्ड कह सकते हो, WILD लिख देना, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। इन इतने बड़े पैमाने पे जब चेंजेस होने लग गए तो क्या हुआ, जो इंग्लैंड था ना वो एक निर्यातक देश बन गया, एक हमारा एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया। एक्सपोर्टिंग क्या होता है? एक्सपोर्टिंग होता है जैसे जिसके पास ज्यादा चीजें, एक्सपोर्ट का मतलब होता है देना, देने वाला बंदा, ठीक है। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है देना, तो जो क्या हो, एक देने वाला इंसान, जैसे कहने का मतलब जिसके पास देखो ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा फसलें होंगी, जिसके पास ज्यादा इंडस्ट्रियल मटेरियलिस्टिक्स होंगी, वो क्या होगा, वो दूसरे देशों को आगे निर्यात करेगा, निर्यात का एक्सपोर्ट करेगा, मतलब बेचेगा। कहने का मतलब देश, वो जो हमारा इंग्लैंड था, मतलब हमारा ही है, चलो सबका ही है, हमारा तो वैसे इंडिया है। तो जो वो इंग्लैंड था, वो इंग्लैंड क्या था, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया था, मतलब वो बेचने वाली कंट्री बन गया था। उसके पास सामान बहुत ज्यादा था, उसके पास कहने का मतलब उसके पास इंडस्ट्रियल मटेरियल बहुत थी, उसके पास इंग्लैंड देश जो था उसके पास फसलें काफी अच्छी तरीके से बनने लगी थी, काफी उसमें मतलब आप कह सकते हो हर एक चीज में आगे था, वो हर एक चीज में आगे था, ठीक है। इसलिए वो एक्सपोर्टिंग कंट्री थी। गोल्ड बेगन टू फ्लो इनटू द कंट्री थ्रू प्राइवेट एंड पब्लिक एजेंसीज, जो सेना, निजी और सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से देश में प्रवाहित होना शुरू हो गया था। मतलब देखो अभी एक्सपोर्टिंग कैसे की थी उन्होंने चीजों की, उन्होंने क्या किया, गोल्ड बिगर्स जो क्या होते हैं, सोना इधर उधर बेचते हैं, उन्होंने उनकी वजह से, और जो हमारे वो थे एजेंसीज बनी हुई थी, पब्लिक एजेंसीज बनी होती हैं, ऑब्वियस ही बात है, तो वो सार्वजनिक जो एजेंसी थी उनके माध्यम से इन्होंने निर्यात करना, इन्होंने एक्सपोर्टिंग करनी सामान की शुरू कर दी थी, ठीक है। एंड देयर वाज अ माइग्रेशन ऑफ, वन मे कॉल इट एन एक्सोडर्स फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, मतलब और वह एक प्रवास था जहां कोई इसे कह सकता है कि गांव से शहरों की ओर प्लान होना शुरू हो गया था। देखो ऑब्वियस ही बात है, देखो गांव से शहरों की ओर प्लान तो होगा, मतलब सिटीजन होगा, सिटीजन जिसको पकड़ेंगे। सिविलाइजेशन में क्या होता है, हमारे सिविलाइजेशन जैसे हमारे समाज में जो चीजें चल रही हैं उसमें क्या होगा, सिटीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो गांव में रहने वाले लोग थे ना, वो शहरों में रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या होगा, शहरों में अब इंडस्ट्री खुलेगी। शहरों में देखो बात ये है, देखो कभी भी कंपनी एक जगह पे नहीं चलती होती, उसकी जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी वो उतनी ही वाइल्ड एरिया में होगी हमारी, और उतनी ही वो बड़ी कंपनी कहलाएगी। तो अलग अलग शहरों में देखो, कंपनी जो है वो गांव में तो खुलने से रही, इंडस्ट्री जो है गांव से तो खुलने से रही, वो शहरों में खुलेगी, फैक्ट्री होगी वो शहरों में खुलेगी, क्योंकि उसको सामान अच्छे से छोटा सामान उसको चाहिए होगा, छोटी छोटी थिंग्स चाहिए होंगे, वो शहरों से ही मिल पाएंगी। सो क्या होता है फिर उसमें, वो इंडस्ट्री जो होगी, फैक्ट्री जो होगी हमारी जिसको कहेंगे आप, वो शहरों में खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो जो लोग होंगे तो वो शहरों में जाएंगे ताकि हमें अच्छे से काम मिल सके। तो अब देखो, अब खुद सोचो, गांव से शहरों की तरफ जब लोग जाएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, है ना, खान पीन का सामान सब बढ़ेगा। तो इस वजह से ये एक नुकसानदायक भी अपन कह सकते हैं, गांव में गांव की वैल्यू कम होगी थी उस टाइम पे, ठीक है। येट दीज ह्यूमन प्रॉब्लम्स वर पुट एंड गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैड इन आईज ऑन द मेन चांसेस, ठीक है। ये जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स थी, ये काफी समस्या जो टकराई थी, और सरकारी अधिकारियों की नजर मुख्य मौके पर थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि तब गवर्नमेंट कौन थी, अंग्रेज थे। उन्होंने तो सिर्फ अपना फायदा सोचना था, उन्होंने ये चीजें नहीं सोची कि क्या सिविलाइजेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने ये चीजें नहीं सोची, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि मौके पे हम कितना को कमा सके, बस ये चीजें उन्होंने सोची, ठीक है। देयर वॉज एन ऑलराउंडर डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, वह एक सर्वांगीण विकास और समृद्धि में हुई थी। उनका मतलब कहने का, उनकी आंख सिर्फ यही थी कि हमें समृद्धि मिले और सभी का विकास हो। देखो विकास तो उन्होंने किया था, विकास तो किया था, बट अब वो ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या हुआ, काफी हमारी जो परंपराएं थी, संस्कृति थी, बहुत कुछ उजड़ गया था, ठीक है। नेचुरली द पीपल ऑफ इंग्लैंड डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कम्प्लेक्सी, बट बात ये है ना, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, सिर्फ इंग्लैंड की बताई गई है, इसमें सिर्फ इंग्लैंड को ही मुख्य रखा गया है। हमारे इंडिया की तो इसमें भी बात ही नहीं की गई है। इंडिया की बात की जाती तो बेटर था, लेकिन देखो अब जैसे लिटरेचर में लिखा हुआ है, हम तो वैसे ही पढ़ाएंगे ना। तो इसमें बेसिकली इसमें इंग्लैंड की ही बात की गई है कि इंग्लैंड में क्या क्या इसके फायदे थे, क्या क्या इसके फायदे थे। तो तुम क्वेश्चन में सिर्फ यही लिख के आओगे, अगर ऐसे टर्म्स आई आपकी, ऐसे मतलब क्वेश्चन आया, तो तुम इंग्लैंड के बारे में लिख के आओगे कि इंग्लैंड में क्या होगा, लोगों को रोजगार मिला था, लोग, बट ये था कि लोग जो थे वो गांव से लेके अपने शहरों में चले गए थे, ठीक है। सिविलाइजेशन में थे, उसमें दिक्कत ये थी कि
लोग अब सिटीजन में जाने लग गए थे, सिटीजन्स बन गए थे, वो शहरों में रहने लग गए थे, ठीक है। जिस वजह से अब लेकिन जो सरकार थी उन्होंने सिर्फ मौके का फायदा देखा कि हमें किस तरीके से, उन्होंने समस्याएं नहीं देखी, उन्होंने डेवलपमेंट की ओर देखा कि हम किस तरीके से अपने इंग्लैंड को, अपने देश को डेवलप कर सके, ठीक है। नेचुरली नेचुरली स्वाभाविक रूप से द पीपल ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के जो लोग थे डेवलप्ड हुए, ऑब्वियस सी बात है डेवलप्ड तो वो होंगे ही, है ना। अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेंसी व्हिच मींट ओनली सेटिस्फैक्शन टू द देम टू नथिंग टू मोर, ओके नथिंग मोर है, ओके। आत्म संतुष्टि की भावना विकसित की जिसका आशय उनकी संतुष्टि था, कहने का मतलब पैसा ही पैसा हो गया कहने का मतलब पैसा ही पैसा हो गया था, ठीक है। दिल गार्डन गार्डन इंग्लैंड वालों का तो हो गया था क्योंकि उनको पैसे मिलते थे, उनको क्या, उनको पैसे मिलते थे, वो जाते थे तो उनको अच्छी कमाई मिलती थी, तो अपने आप ही दिल गार्डन गार्डन होगा। द कंट्री एज अ वर्ल्ड डिड नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन एनी अदर कंट्री, मतलब वो ऐसा एक देश बन गया था जिसको किसी और कंट्री के ऊपर अपना मतलब डिपेंड होने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो उसके ऊपर सगों जो दूसरी जो कंट्रीज थी, दूसरे देश थे, वो डिपेंड होते थे इंग्लैंड पे। इंग्लैंड किसी पे भी डिपेंड नहीं था, वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था फॉर इट्स सप्लाई ऑफ फूड, किसकी वजह से, कहने का मतलब उत्पादों की, खाद्यों की, इन सब की सप्लाई की वजह से, इन सब की सप्लाई, इन सभी को जैसे निर्यातिंग करने की वजह से, सप्लाई ऑफ फूड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेचुरली अ सेंस ऑफ असर्टरी वाज डेवलप्ड, मतलब स्वाभाविक रूप से संकीर्णता की भावना विकसित हुई, कहने का मतलब घमंड की भावना विकसित हो गई, ये कह सकते हो आप, ठीक है। देयर इंडस्ट्री एंड कंप्लेंसी वाज बोर्न ऑफ इंपेरियल प्राइड अनडाउटली, उनके वही मतलब कि बिना किसी शक के उनके ऊपर शाही, वो नवाबजादी वाला कह सकते हो आप, नवाबजादे वाला एक बिहेवियर आ गया, एक सोच आ गई कि हम ही नवाबजादे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विक्टोरियन एज। भाई विक्टोरियन एज इससे पहले लिटरेरी टर्म्स आई है आपकी, विक्टोरियन टर्म्स आई है आपकी, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब विक्टोरियन युग में क्या हुआ था, विक्टोरियन एज, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। वो तो था अपना इंडस्ट्रियल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अब ये नेक्स्ट है अपना विक्टोरियन एज। ये अलग अलग मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 में क्या है, हमारे यूनिट 1 में अलग अलग मूवमेंट्स पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो अपनी एक मूवमेंट खत्म हुई, आज आप सेकंड नंबर मूवमेंट में, चलो बता देती हूँ, ये सेकंड नंबर मूवमेंट है, विक्टोरियन एज है। द विक्टोरियन एज इज द इंडिस्पेंसिबल कंसिडरिंग इट्स प्रोफिक लिटरेरी प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट एंड स्मॉल वैल्यू। विक्टोरियन युग में क्या था, है इसके ये क्या है, विप्लुप्त आएगा साहित्यिक उत्पादन को देखते हुए महान और छोटे मूल्य के लिए, कहने का मतलब ये जो विक्टोरियन एज थी ना, ये भी काफी जानी मानी अपने में एक फेमस विक्टोरियन एज थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंडिस्ट्रिंग इस प्रोफिलिक लिटरेरी, मतलब कि इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारे छोटे से छोटे चीजें डेवलप्ड हुई थी, कहने का मतलब पार्टिंग में ये चीजें डेवलप्ड हुई थी, लेकिन इन्होंने काफी डेवलपमेंट की थी, वो कैसे अभी बताऊंगी, अभी कंफ्यूज ना होना, आगे अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। दिस एज हैज दिस हैज विटनेस्ड द फ्लोरिंग ऑफ जेनियस इन द रियलिज्म ऑफ पोएट्री। इस युग में क्या था, कविता की उत्पत्ति का फूल देखा गया था। कविता को मैंने कहा था ना कि डेवलपमेंट होगी लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में होगी, कहने का मतलब पोएम्स के थ्रू, कविताओं के थ्रू, कविताओं में भी अलग अलग टर्म्स यूज करके, उनके पार्टिंग करके कह सकते हो, या उसमें अलग अलग तरीकों से पोएम्स को भी अलग रूप देके अपना एक युग बनाया था उन्होंने। ये कहने का मतलब जहां पे भी विक्टोरियन नाम आ जाए वहां पे पोएम्स जरूर लिखोगे, क्योंकि ये क्या था, कविताओं का एक युग था, ठीक है। इस युग में कविताओं की उत्पत्ति हुई थी। दिस एज हैज विटनेस्ड द फ्लोरिंग ऑफ जेनियस द रियलिज्म ऑफ पोएट्री, इन्होंने इसको फूल बता दिया कि मतलब ये एक फूल की तरह एक युग था, कविताओं का एक फूल उगा था, आप ये कह सकते हो। दिस एज हैज, अगेन देखो ऐसी ऐसी लाइंस जो होती है ना, वो एग्जामिनर पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो ऐसे ही लाइंस लिख के आना, लिखने को तो हर कोई लिख देगा सिंपल लैंग्वेज में, बट ये थोड़ा टर्मेटिक हो जाता है, ठीक है। दिस एज हैज अगेंस्ट विटनेस द बर्थ ऑफ मैनी जीनियस इन द प्रोविंस ऑफ नोवेल ऑल्सो। देखो इस युग ने एक बात तो ये है कि इन्होंने क्या किया था, और भी अलग अलग चीजों, और भी अलग अलग प्रतिभाओं का, और भी अलग अलग आप कह सकते हो कंडीशंस, जैसे नॉवेल्स हो गए हमारे, आपके कह सकते हो ड्रामेटिक तो चलो थोड़ा बाद में आया था, नॉवेल्स हो गए, लिटरेचर के और भी अलग अलग पार्ट्स को भी देखा था। इस युग में और भी काफी चीजें आई थी, ठीक है, लेकिन जो पोइट्री थी ना वो मेन रूप से इसमें फोकस थी, ठीक है। द विक्टोरियन एज इज हाउएवर मोर नोटेबल फॉर इट्स नॉवल देन ऑफ इट्स पोइट्री, मतलब विक्टोरियन जो थी युग हालांकि इसके उपन्यास के लिए अधिक उल्लेखनीय है इसकी कविता के लिए, मतलब कि देखो इसमें नॉवेल्स भी आए थे हमारे, और हमारे पोइट्री भी आई थी, लेकिन फेमस जो था, फेमस देखो कई बार की होता है, सिंगर्स की बात करें तो कई सिंगरों ने कितने सारे सॉन्ग्स गाए लेकिन वो फेमस नहीं हुए, धीरे धीरे फेमस है, और कई सिंगर एक दो सॉन्ग में ही
चढ़ गए उत्ते, है ना, वही चीज है। ठीक है, उसी चीज इसमें भी वही चीज है कि जो नॉवेल्स थे काफी लिखे गए थे, नॉवेल्स काफी मात्रा में इसमें लिखे गए थे, लेकिन जो कविताएं थी उन्होंने इसको फेमस बना दिया। प्रोस हैज लेट्स इस फ्रेमर फुटिंग ऑन द इंग्लैंड सॉइल, गद्य ने अंग्रेजी मिट्टी पर अपने पूर्व पायदान का नेतृत्व किया। मतलब कि जो आप कह सकते हो इंग्लैंड जो थे, जो अंग्रेजी जो कह सकते हो अंग्रेजा दी मिट्टी, जो वैसे अपनी भारत माता है ना, भारत माता की हिंदुस्तान की मिट्टी, वैसे उनके उन्होंने क्या था उस जगह पे क्या किया, अपनी एक छाप छोड़ के वो गए थे। ठीक है, ये विक्टोरियन एज जो थी, ये विक्टोरियन एज में सॉरी जो कविताएं थी, जो नॉवेल्स जो क्रिएट किए गए थे वो। ठीक है, जो एसेंस बात वही है ना कि अगर आप कहें कि भाई हमने अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे हैं, या आप कहें अपने भी हिंदुस्तानी गाने हैं, तो आप भी कहते हैं ना, हम भी तो डायलॉग यूज करते ही हैं कि हमारी देश की मिट्टी में ये गाने लिखे गए हैं, ये अच्छे अच्छे लोक गीत लिखे गए हैं। उस तरीके से इनके भी होते हैं। ठीक है, ये भी अंग्रेजों के भी, इनकी भी एक वो आप समझ सकते हो। ठीक है, इनकी अंग्रेजों की भी एक सोल में इन्होंने अपना एक छाप छोड़ी थी, इनकी मिट्टी में अपनी एक छाप छोड़ी थी इस विक्टोरियन एज में, जो भी उपन्यास, जो भी नॉवेल्स, जो भी पोएट्री सेक्शन लिखा गया था वो। ठीक है, Johnson's verbose and Goldsmith's sentimental language had to give place to masterly manner। अब इसमें देखो थोड़ा सा ये चीज याद रखना, जॉनसन, वर्बस एंड गोल्डस्मिथ सेंटिमेंटल लैंग्वेज, इन्होंने बहुत अच्छा रोल इसमें निभाया था भावुक चीजों में। ठीक है, मैस्ट्रेलिया कह सकते हो, इमोशनल कह सकते हो, इमोशनल चीजों में कह सकते हो, इमोशनल जो चीजें थी उनमें सबसे ज्यादा इन्होंने अपना कह सकते हो रोल निभाया था। ठीक है, द विक्टोरियन एज इज एसेंशियली एन एज ऑफ पीस एंड नॉवल। जो ये विक्टोरियन एज थी, ये जो युग था, विक्टोरियन युग था, ये गद्य मतलब पीस ऑफ नॉवेल्स, मतलब कि जिसमें उपन्यास और लिटरेचर भर भर के कह सकते हो हुआ था। ठीक है, भर भर के लिखा गया था लिटरेचर, और अच्छे तरीके से लिखा गया था, अलग अलग सेंसेस यूज की गई थी। ठीक है, इसमें इट इज वेरी ट्रू दैट इट हैड प्रोड्यूस्ड ग्रेट पोइट्स। देखो ये ऑब्वियस ही बात है, ये बहुत सच है, ये बिल्कुल सच है कि इन्होंने कई कवियों को, इस युग ने कई कवियों को, कई उपन्यासकारों को, कई नॉवलिस्ट्स को, या कई पोइट्स को, ये हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, ध्यान ना समझ लो, कई कवियों को, कई उपन्यासकारों को, या कई नॉवलिस्ट्स को, कई पोइट्स को जन्म दिया था इस युग ने। ठीक है, और क्या थिंकर्स, मतलब सोच विचार, जो देखो बंदा कवि कैसे बनेगा, जब वो सोचेगा, जब वो लिखेगा, लिखेगा कैसे, जब वो सोचेगा। तो थिंकर्स ने, अलग अलग थॉट्स वाले थिंकर्स को जन्म दिया था। ठीक है, और किसको, ब्रांडिंग एर्नर्ड एंड थॉमसन टू वॉइस द टेंडरसन ऑफ द एज। ठीक है, ओके, मतलब अलग अलग जो थे हमारे कवि इसमें उभर कर आए थे। नेक्स्ट है इन देयर पॉलिटिकल वर्क्स। अब आती है राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य में क्या हुआ था, देखो, और अपन पढ़ लिया, इमोशनल चीजें पढ़ ली, अब राजनीतिक कार्य में क्या हुआ था। वन कैन फाइंड अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंजेस दैट हैव विजिबली और प्रोबेबली कम अबाउट इन द फील्ड ऑफ लिजिशन। देखो क्या बात हुई थी, उन्होंने राजनीतिक कार्य एक ग्राफिक चित्र के रूप में उनके परिवर्तनों का वर्णन कर पा सके, जो स्पष्ट रूप से यहाँ तक कि विशिष्ट रूप से धर्म है। मतलब कि देखो राजनीति आई थी, अब अंग्रेज लोग आए थे, तो इंग्लैंड अंग्रेज की भी नहीं, अपन विक्टोरियन पूरे युग की बात करेंगे, तो राजनीति भी तो शुरू हुई थी ना। आज यहाँ तक राजनीति पहुंची है, यहाँ तक पॉलिटिक्स पहुंचे, तो शुरुआत भी तो हुई होगी उसकी। सो उस चीज में देखो, राजनीति तो राजा महाराजाओं के टाइम से चलती आ रही है। सो उस राजनीति के थ्रू, उस राजनीति के युग में विक्टोरियन एज के जो कवि थे, उनकी जो कविताएं थी, जो पोइट्स, उनकी जो पोइम थी, नॉवेल्स जो थे, नॉवेल्स खास करके ठीक है, इन्होंने क्या किया, उस युग में जो परिवर्तन हुए थे, उस राजनीति में, उस पॉलिटिक्स में जो चेंजेस हुए थे, उसको अच्छे रूप से, उसको बेनिफिशियली कह सकते हो, या बिल्कुल ब्रॉड एरिया में हमें दिखाने की, लोगों को दिखाने की, जनता को दिखाने की कोशिश की थी। इस वजह से भी फेमस हुए थे। देखो कोई भी चीज फेमस तब होती है कि जब आप प्रेजेंट टाइम में रहकर उस चीज की जरूरत को पूरा, बंदे की जरूरत को पूरा कर सके। ठीक है, जैसे मान लो अपने को, मान लो जैसे मोटिवेशन की जरूरत है, तो अगर अब जैसे हमारे देश को सपोज करो, हमारे देश को मोटिवेशन की जरूरत है, जितने भी मोटिवेशन के सॉन्ग्स आएंगे, पोएम्स आएंगे, तो वो उतने ही फेमस होंगे बंदे। ठीक है, वो अगर तुम सैड सॉन्ग गाते रहोगे तो वो उतने फेमस नहीं हो पाएंगे। जिस चीज की जिस टाइम पे जरूरत होगी, अगर उसी टाइम पे वो चीज वो वार कर दे ना थोड़ा, तब मारो जब लोहा गर्म हो, वो चीज। ठीक है, तो क्या होगा, वो चीज फेमस होगी। तो उस टाइम पे राजनीति का भी युग था, उस टाइम पे पॉलिटिक्स भी बहुत बढ़ रही थी, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, स्पष्ट रूप से अच्छे वाइड एरिया में, ब्रॉड एरिया में उसको दिखाने की कोशिश की, तो वो फेमस भी हुए। विक्टोरियन युग इस करके भी बिल्कुल खास तरीके से हमें दिखाया गया। आर्ट्स एंड सोशल मैनर्स, जो आर्ट्स थी, जो कला थी, वो दिखाई, सामाजिक शिष्टाचार, मैनर्स एंड नॉट
एक्सक्लूडिंग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आए, राजनीति को छोड़कर, ठीक है। ब्राउनिंग इज नॉट एट ऑल ऑब्सेस्ड, बट बात ये थी, जो ये एक ना इसकी खास बात थी, मैं आपको बता दूं, जो ये विक्टोरियन युग था ना, इन्होंने क्या किया, एक राजनीति को जब दिखाया था, राजनीति को मतलब राजनीति को बिल्कुल अच्छे, ऐसे नहीं भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे उग्रवादी चीजें दिखाई थी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया था, शांतिपूर्ण, जिसको कहना पीसफुली जो चीजें होती हैं, पीसफुली चीजें दिखाई थी। देखो अब राजनीति होगी, मैं बताती हूँ आपको, राजनीति में जैसे पॉलिटिक्स में क्या होगा, लड़ाइयां झगड़े ये सब, लेकिन विक्टोरियन एज में जो कविताएं लिखी गई थी, उस युग में जो कविताएं लिखी गई थी, उन्होंने क्या किया था, लोगों को शांतिपूर्वक सारी चीजें करने को कहा था, शांतिपूर्वक अपने को बिल्कुल सब चीज समझाना समझाई थी, ठीक है। दिखाया सब था, स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाया था, लेकिन शांतिपूर्वक दिखाया था, ये इस चीज का प्लस पॉइंट था, ठीक है। आगे है, ब्राउनिंग इज नॉट एंड ऑब्सेस्ड विद द रिलीजियस डाउट। देखो इन्होंने धर्म को बहुत आगे लेके गए थे, ये चीज याद रखना, धार्मिक जो नॉवेल्स थे बहुत लिखे गए थे, ठीक है। इसमें ब्राउनिंग बिल्कुल भी धार्मिक संदेह या संशयवाद से ग्रस्त नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब बिल्कुल इसमें संदेह नहीं किया गया है, धार्मिक चीजें बहुत लिखी गई हैं। आगे लाइन आई थी पहले भी इसमें, तो मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन इसमें धर्म भी आप लिखते रहे, ठीक है। ही asserts फेथ इन गॉड, इन्होंने क्या किया, जो भगवान के अस्तित्व, इन दी एक्सेंसेस एंड हिज डिवाइन डिस्पेंशंस आल्सो, मतलब यूनिवर्स, जो दैवीय व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो कथाएं जो होती है ना हमारी, जो हमारे महाभारत रामायण, इन तरीके की और भी भगवान की जो कथाएं थी, भगवान के जो नॉवेल्स, पीसफुली चीजें जो थी, कहने का मतलब यूनिवर्सल डिवाइन ब्लेसिंग्स जो थी, वो इसमें ज्यादा दिखाई थी, ठीक है। His optimism has gained for him an immortal name and a critical hour. उनके आशावाद ने उनके लिए एक महत्वपूर्ण नाम के रूप में एक अमर नाम प्राप्त किया। His optimism has gained for him, मतलब कि जो भी जितने भी कवि थे, जितने भी पोइट्स, जितने भी नॉवलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इस युग ने क्या किया था, उनके नाम को अमर कर दिया था, उनके नाम को अमर कर दिया था। उन्होंने जो भी पोएम्स लिखी, जो भी नॉवेल्स लिखे, वो बहुत आगे तक गए, कहने का मतलब वो कभी भी हमारी जो हम आगे अभी पढ़ रहे हैं, कभी भी वो खत्म नहीं होंगे, वो अमर रहेंगे, उनके नाम भी, उनके पोइम्स भी, उनकी नॉवेल्स भी, ठीक है। Matthew Arnold is so much obsessed with the facts stated in Drummond's book that he falls into a permanent state of sadness and premise. अब देखो ये ना, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखो तुम यहाँ तक पहुंच गए, अब तुम एक एग्जांपल लिख देना ताकि तुम्हारे नंबर एक दो तब आराम से पक्के हो जाएं। सॉरी, मैथ्यू अर्नल्ड जो थे, उन्होंने काफी सारे तथ्य दिए थे, काफी सारे ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स दिए थे, जिसमें क्या था, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें क्या था, काफी इमोशनल चीजें थी, ठीक है। तुम इसमें पढ़ना अगर टाइम मिले पेपरों के बाद, तो इमोशनल चीजें लिखी, अपने खुद के फैक्ट्स लिखे, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी, ठीक है। इस पोएट्री नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स द रिलीजियस, उन्होंने सिर्फ धर्म ही नहीं लिखा, बल्कि उसके साथ साथ स्पेशल्स ऑफ एज ऑफ, बट ऑल्सो स्ट्रिक्स अ नोट ऑफ प्रेमिजम्स एंड डार्कनेस। उन्होंने क्या किया, देखो जहां धर्म होगा, जहां गोल्डनेस होगी, वहां पे थोड़ी सी डार्कनेस भी होगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इमोशनली स्पिरिचुअली चीजें बहुत ज्यादा की थी, आप लिख सकते हो ये लाइन इसमें, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आ गया, द स्क्रॉलर सॉरी फॉर दैट, The Scroller, Gypsy Treason and Dover Beach are profound expression of such pessimistic views. उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफी निराशावादी विचार अपने दिए थे, ठीक है। इन्होंने भी, अबे अपने नेम तो आप याद अच्छे से कर ही पाओगे। Which likes a snowfall gathers in its size as he writes more and more poems. जैसे वो बर्फबारी की तरह, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखी थी कि उन्होंने, स्कॉलर जिप्सी ने एक निराशावादी, इमोशनली कह सकते हो, सैडनेसिंग वाली जो थोड़ी सी, इन्होंने काफी कविताएं लिखी, काफी पोएम्स, काफी नॉवेल्स लिखे थे, भर भर के, बर्फबारी होगी थी कहने का मतलब, ठीक है। ये पोएम्स लिटरेरी टर्म्स यूज की गई है इसमें तो। हाँ जी, आगे है, poems in short are saturated with such religious discussions in a valid manner. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से धार्मिक चर्चाएं की थी, religious discussion मतलब चर्चाएं करना, religious धार्मिक चर्चाएं, धर्म के ऊपर अपनी कविताओं के थ्रू उन्होंने चर्चाएं की थी, ठीक है, विचार किए थे। He has not been find a solution to this problem. उन्होंने देखो कई समस्याओं का समाधान वो नहीं खोज पाए, कई समस्या, देखो ये थोड़ा सा इन्होंने बता दो, ये इसमें लिखना है आपको भी, देखो ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको काफी कुछ पता है। तो इन्होंने क्या क्या, कई चीजों के इनको सोल्यूशन नहीं मिल पाए। नेक्स्ट आता है एक और, Tennyson strikes a fine compromise between the two extreme and propagates the principle of moderation in all matters, perhaps like confusion of all. टेनिस जो थे, दो चरम सीमाओं के बीच एक बढ़िया समझौता करते थे, जो ये एक पोइट्स, एक हमारे नोवेलिस्ट थे, हमारे पोइट्स थे, ठीक है, एक ऑथर कह सकते थे, काफी समझौता करते हैं दो चरम सीमाओं के बीच में, दो अपने एक्सट्रीम्स के बीच में, और सभी मामलों में संयम के सिद्धांत का प्रचार करते हैं, शायद पुराने कंफ्यूजन की
कंफ्यूशियंस की तरह, ठीक है। कहने का मतलब कि ये ना मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से, पीसफुली दो तर्कों के बीच में कह सकते हो, या दो विचारों के बीच में कह सकते हो, दो कन्वर्सेशंस के बीच में कह सकते हो, अच्छे से अपना संयम जिसको कहेंगे अपन, बिल्कुल शांतिपूर्वक पीसफुली जो थे अपनी पॉइंट्स के थ्रू उस चीजों के तर्क दिखाते थे, उन चीजों के फैक्ट्स दिखाते थे। कौन थे ये? टाइजम्स थे, जो टाइसन थे हमारे, ठीक है। टेनिसन, सॉरी टाइजम नहीं है, टेनिसन, आई एम सॉरी, और मुझे अच्छा लगा, टेनिसन, ठीक है। जो टेनिसन थे वो दो चीजों के बीच में बहुत अच्छे से अपना अपने फैक्ट्स बताते थे, ठीक है। चलो आगे अब करेंगे अपन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स, कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। तो कल करेंगे अपन अलग मूवमेंट्स, देखेंगे, दो करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लास, कल मिलेंगे आप एट 6 PM।